अब दोस्तों अगला विधेयक जो है जिसके बारे में हमें बात करनी है वो क्या है, वो है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक। ठीक है, इसमें क्या हुआ बताने की ज़रूरत तो है नहीं, इसमें हुआ क्या है, मतलब न्यूज़ मीडिया वालों ने इतना पका दिया था बता बता के कि दिमाग ख़राब हो गया था। 5 अगस्त 2019 को शाह जी क्या करते हैं, राज्यसभा में, पहली बात तो ये याद रखना, राज्यसभा में क्या है, एक विधेयक पेश करते हैं, किससे संबंधित, जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन विधेयक से संबंधित। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, आर्टिकल 371 का इस्तेमाल करते हुए जो आर्टिकल 370 की अदर्स धाराएं थी उनको क्या कर दिया जाता है, निरस्त कर दिया गया, मतलब खुद का इस्तेमाल खुद को खाने के लिए। ठीक है, और क्या किया गया, जो संविधान की धारा 35 से थी वो भी क्या हो गई, निरस्त हो गई आफ्टर ये जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक। ये जो बिल था किसके आधार पर प्रस्तुत किया गया, राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा पर प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, इसमें किया क्या गया था, राष्ट्रपति का जो आदेश था 1954 में जो आया था उसमें तब्दीली की गई, किसमें, राष्ट्रपति का आदेश 2019 द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति का आदेश 2019 द्वारा बदलाव किया गया, किसमें, 1954 वाले में। ठीक है, और किया क्या गया है, ये आर्टिकल 370 निरस्त कर दिया गया और 35 ए निरस्त कर दिया गया, और इसके अंतर्गत किया क्या, क्योंकि आर्टिकल जो 3 है वो सेंट्रल को पावर देता है कि वो क्या है, नए राज्य का निर्माण कर सकता है या डिवाइड कर सकता है। तो उसने क्या किया, जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड किया और क्या दो राज्य बना दिए, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख करके। ठीक है, ठीक है, आप लोग जब जम्मू कश्मीर का मैप देखते हैं तो ऐसे करके आपका यहाँ पर ऐसे पूरा ये आपका लद्दाख है और ये आपका इधर वाला जम्मू कश्मीर है। ठीक है, ले लद्दाख में दो ही जिले होंगे, लेह और लद्दाख। तो ये लागू कब से हुआ है, ये आपका लागू हुआ है 31 अक्टूबर 2019 से। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है, सरदार की जयंती पर ये आपका लागू होता है। ठीक है दोस्तों, ये इसकी मोटा माटी बात थी। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में क्या होगी, विधानसभा होगी, परंतु कहाँ पर, लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। यहाँ पर विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी होगी, 107 होगी, जिनमें से जो 24 सीट्स होंगी वो किसके लिए रिजर्व होंगी, रिजर्व फॉर POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए। ठीक है, पहले जम्मू कश्मीर में क्या था, विधान परिषद थी, तो विधान परिषद नहीं होगी दोनों जगह पर भाई, वहां पर तो विधान परिषद नहीं होगी। और क्योंकि अब इसके द्वारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या है, यूनियन टेरिटरी ऑलरेडी बनाए गए हैं। लद्दाख में 2 जिले होंगे, लेह और कारगिल। ठीक है दोस्तों, तो ये मोटा मोटी बातें थी जो इससे संबंधित हैं। बाकी क्या है, इनका साझा उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, साझा हाई कोर्ट होगा किसका, लद्दाख और JNK का। ठीक है, JNK के पास एडवोकेट जनरल होगा, जब विधान परिषद तो भंगी हो गई है। ठीक है, अच्छा बात की जाए तो विधान परिषद अब कितने राज्यों में बची है, जैसे विधान परिषद यहाँ खत्म कर दी गई है, तो भैया आप याद रखिएगा क्योंकि इससे क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी एंड बिहार में बची है, ठीक है, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक में बची है, आप ऐसे याद रखेंगे तो शायद याद रह जाएगा, कर्नाटक में बची है, और आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बची है। ठीक है, ये 6 राज्यों में ही क्या है, आप अब आपका विधान परिषद बची है, बाकी सब जगह खत्म है। ठीक है, तो ये मोटा मोटी चीज़ें हैं जो कि हमें जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 में समझने वाली थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पास्को एक्ट जानते ही होंगे आप। ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कब आया है, 2012 में आया था, उसके बाद में कुछ अमेंडमेंट भी हुआ। उसका पूरा नाम क्या था हिंदी में, बाल यौन अपराध संरक्षण कानून। ठीक है,
द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस। ठीक है, ये इसका ठीक है 2012 में आया, बाद में उसमें कई सारे। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा यह गया कि सरकार कर क्या सकती है, आर्टिकल 15 के अंतर्गत बच्चों के लिए क्या है विशेष प्रावधान कर सकती है। ठीक है, जिसमें लिंग के आधार पर भेदभाव का क्या है निषेध भी है, बच्चों के लिए विशेष प्रावधान भी कर सकती है उसमें। ठीक है, स्पेशल प्रोविजंस। और क्या कर सकती है आर्टिकल 39 जो है नीति निषेध तत्वों से संबंधित जो है, उसमें क्या है कि बच्चों को जो शोषण से है कि मुक्ति दिलाएगी और क्या उनके लिए गरिमामय जीवन की व्यवस्था करेगी। ठीक है, अच्छा इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसके जो ये पास्को एक्ट आता है क्यों आया, क्या ज़रूरत क्या थी इसकी, तो इसकी ज़रूरत दोस्तों ये थे कि एक डेट है 11 दिसंबर 1992, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। होता है क्या, इस दिन जो संयुक्त राष्ट्र है वो उसके अधिवेशन में ये कहा जाता है कि बच्चों के शोषण का जो हो रहा है उसको रोकने के लिए क्या है, जो चिल्ड्रन अब्यूज है उसको रोकने के लिए क्या है विशेष कानूनों की ज़रूरत है। तो उन्हीं सबको क्या है सुरक्षित करने के लिए भारत में ये कानून आता है। ठीक है, तो ये रोकता क्या, बाल शोषण क्या है, तो बाल शोषण कैसे रोकेगा, जैसे बहुत सारी गैर कानूनी जो यौन गतिविधियां होती हैं उनमें जो बच्चों को लिप्त किया जाता है उनसे क्या है जो प्रेरित कर रही हैं ऐसी चीज़ों पर ये क्या है रोक लगाएगा, उनके खिलाफ कुछ सजा का प्रावधान भी किया गया है और ज़बरदस्ती कोई नहीं कर सकता। ठीक है, गैर कानूनी जो भी यौन गतिविधियां हैं। ठीक है, जैसे आप ये मान लीजिए वैश्यावृत्ति वगैरह पे क्या है जिसमें बच्चों बच्चों को क्या है डाल दिया जाता है, चिल्ड्रन पोर्नोग्राफी होती है, उस सबका क्या है इसमें प्रोहिबिशन किया गया है और उनको रोकने के लिए प्रयास किए जाएंगे। ठीक है, और आप जो चिल्ड्रन पोर्नोग्राफी है आप अब नहीं दिखा सकते, अगर आप दिखाते हैं तो आपको क्या है कई सारी सजा भी हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें बंद करने की प्रयास किया गया। और सपोज करिए जो भी इसमें बच्चा होगा, जो पीड़ित बच्चा होगा उसको क्या है, और सपोज करिए पीड़ित बच्चा जो हो और प्लस गवाह दोनों क्या है प्रोटेक्शन की बात की गई है। ठीक है, दोनों क्या है प्रोटेक्शन दिया जाएगा, जो कि मिला है अभी सही से तो कुछ मिलने वाला है नहीं। ठीक है, इसमें डिवाइड क्या किया गया, 18 वर्ष से कम को बच्चों को के रूप में डिस्क्राइब किया गया। अगर सपोज करिए ये अपराध जो भी बच्चों के साथ हो रहा है वो किसी क्या है सैनिक ने किया है, ठीक है, या किसी गवर्नमेंट सर्वेंट ने किया है, सरकारी कर्मचारी ने किया है, तो क्या है और भी गंभीर हो जाएगा और इसको किस श्रेणी में घोषित किया गया है, उसको संगीन अपराध माना गया है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें अंदर क्या है, सपोज करिए कई बार क्या होता है कि लोग करते क्या है कि बच्चों के अंदर हार्मोन्स इंजेक्ट कर देते हैं जिससे क्या वो जल्दी बड़े हो जाएं या जल्दी उनमें क्या हो जाए यौन उत्तेजना वगैरह आने लगे, तो हार्मोन्स इंजेक्शन वगैरह क्या है आपको लगाना, अब क्या है ऑफेंस हो गया है। ठीक है, और इसके लिए मतलब ये अपराध हो गया है। इसके लिए अब क्या है कि सपोज करिए अगर कोई ऐसा करता है तो उसको क्या है 10 ईयर्स आपका क्या है इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा और या फिर उम्र कैद दोनों हो सकती है। ठीक है, इसमें उम्र कैद का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, सपोज करिए आप पोर्नोग्राफिक क्या है जो कि बाल पोर्नोग्राफिक है उसको अपने पास रखते हैं तो भी उसमें आपको सजा हो सकती है, अगर आप रखते हैं या किसी को देते हैं तो उसके लिए क्या 3 साल की क्या है कैद की व्यवस्था ही हो गई। तो भैया ये सब अगर आप लोग करते हैं चद्दर ओढ़ ओढ़ के छुपना उपना देखना वेखना तो बंद कर दीजिए। ठीक है, ये सब चीज़ें सरकार ने बंद कर दी हैं। ठीक है, अब जब 2018 में एक बदलाव और उसमें होता है कि जो 12 वर्ष से कम बच्ची के साथ जो भी रेप करेगा 12 वर्ष की से जो कम की बच्ची है, लेडीज गर्ल्स है कम की,
तो क्या है, आपको अब मौत की सज़ा भी हो सकती है। पहले ऐसा नहीं था, 7 साल कैद। ठीक है, ठीक है। इसमें जो ये आया है आपका पास्को एक्ट, इसमें क्या है, पेनिट्रेशन और सेक्सुअल ऑफेंस को क्या विल डिस्क्राइब किया गया है। अभी हाल फिलहाल में आपने महाराष्ट्र की जो जज साहिबा, उनका एक केस भी सुना होगा। उन्होंने बोला हाथ नहीं छुआ, ये अंदर कपड़े नहीं उतारे, सारी चीज़ें क्या है उसमें सबको इस तरीके से डिस्क्राइब भी किया गया है किसे, पास्को एक्ट 2019 में। ठीक है, तो ये इसकी बातें हो गई। ठीक है, अब अगला चलते हैं इसी से संबंधित, जो कि बेसिकली महिलाओं के संबंधित है। तो कार्यालय पर महिलाओं के उत्पीड़न पर, यौन उत्पीड़न पर क्या होता है, कानून आता है। ठीक है, 2013 में। बेसिकली ये आता क्यों है, ठीक है, ये क्या है, रोकथाम की कोशिश करेगा, निषेध और निवारण का प्रयास करेगा। ये कार्यालय पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित जो कानून आता है। होता क्या है कि विशाखा थी, राजस्थान से थी। ठीक है, तो विशाखा बनाम राजस्थान एक केस होता है 1997 में। ठीक है, आप लोगों ने विशाखा गाइडलाइंस का नाम बहुत ज़्यादा सुन रखा होगा। ठीक है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि क्या है, कानून के शक्ल में एक कानून है जो कि महिलाओं के सुरक्षा संबंधित हो, तो कोई बाद दिशा निर्देश हों, जो भी वर्किंग प्लेस हो वहाँ पर ये सारी चीज़ें लागू हों, कुछ उनके लिए रूल एंड रेगुलेशन है जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी किए थे। इन गाइडलाइंस क्या कहा जाता है, विशाखा गाइडलाइंस कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि सपोज करिए कोई लेडीज कहीं पे काम कर रही है किसी इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पर किसी व्यक्ति की जगह किसको मतलब जवाबदेह बनाया गया। वहाँ पर क्या है, जो व्यक्ति था उसकी जगह किसकी जगह संस्थाओं को क्या किया जाए, जवाबदेह बनाया जाए, संस्थानों को जवाबदेह बनाया जाए। कैसे, वहाँ पर कुछ कमेटी वगैरह गठित की जाए। ठीक है, और केंद्र सरकार क्या करे, यौन उत्पीड़न को क्या करे, परिभाषित करे। यौन उत्पीड़न में क्या आएगा, सीटी मारना आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, रोकथाम को क्या किया जाए, प्राथमिकता दी जाए। कैसे रोकथाम हो सकता है, इन सब के बारे में क्या है, ये विशाखा गाइडलाइंस में बात होती है। ठीक है, विशाखा गाइडलाइंस। ठीक है, और इसमें क्या, समस्या निवारण तंत्र की व्यवस्था की बात हुई। ठीक है, ये विशाखा गाइडलाइंस कब आती है, 1997 में। तो अब यौन उत्पीड़न की जो परिभाषित किया गया वो कैसा है, सपोज करिए कोई भी अवांछित, अवांछित में क्या है, अवांछित में शारीरिक और मौखिक दोनों आएंगे। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं शारीरिक सिर्फ आएगा यौन उत्पीड़न, तो ऐसा नहीं है, शारीरिक प्लस मौखिक दोनों इसमें आपके शामिल है। शारीरिक प्लस मौखिक इसमें आपको शामिल किया गया। गैर मौखिक ज्ञानाचरण भी आएगा। महिलाओं के बारे में कुछ, सपोज करिए कोई विचारोत्तेजक टिप्पणी करता है, कि मतलब जैसे आप लोग टर्म्स वगैरह यूज करते हैं ना किसी गर्ल्स को देख के, वो सारे टर्म्स भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, और सपोज करिए कोई आप ऐसी सीनरी, अब सपोज करिए आपका कोई ऑफिस है, वहाँ पर आपने क्या है कि किसी पॉर्न एक्ट्रेस की क्या है बढ़िया फोटो वगैरह लगा रखी, तो सनी लियोनी की फोटो आप क्या है अपने ऑफिस पे नहीं लगा सकते। अपने रूम में लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी ऑफिस में आप नहीं लगा सकते। तो ये सब क्या है, यौन रूप से आक्रामक दृश्य आप अपने कार्यालय में नहीं लगाते, तो उसमें यौन उत्पीड़न को परिभाषित करने का प्रयास किया जाए। ठीक है, अब ये जो निवारण तंत्र की व्यवस्था की गई, क्या हर एक ऑफिस में बनाया जाएगा। इसका जो प्रेसिडेंट होगा वो क्या होगा, जिस भी महिला, जिस ऑफिस में भी महिला काम करती है उसकी प्रेसिडेंट क्या होगी, कोई लेडीज ही होगी। ठीक है, और उसमें जो सदस्य होंगे वो क्या होंगे, आधे क्या होंगे, क्या होंगी, लेडीज होंगी, वुमेन लिख लीजिए, महिलाएं होंगी। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। और आपको लग रहा होगा ये जो समस्या निवारण तंत्र होगा इसका गठन केवल और केवल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पे होगा, तो ऐसा
नहीं है। ये गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, आपको दोनों जगह इसको लागू करना होगा, ठीक है। अब हम ये समझ लेते हैं यहाँ पर शिकायत आप कब कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो किसे कर सकते हैं, पहली बात इस किसे कर सकते हैं, आंतरिक शिकायत समिति जो कि वहां पर एक काम करती है, उस पर आप जा सकते हैं सबसे पहले, आंतरिक शिकायत समिति के पास, जो कि वहां पर बनाई जाएगी, ठीक है। अगर सपोज करिए ये आंतरिक शिकायत समिति का गठन कहाँ पर काम किया किया जाएगा, सपोज करिए किसी भी इंस्टीट्यूट पे, किसी भी संस्था में क्या 10 से अधिक लोग काम करते हैं, तो वहां पर ये आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाएगा, ठीक है। उसके पास अगर कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो जा सकती है। तो अगर सपोज करिए किसी भी संस्था में ये आंतरिक शिकायत समिति नहीं है, तो आप कहाँ जा सकते हैं, स्थानीय शिकायत समिति में, जो कि महिलाओं से संबंधित होगी, ठीक है। उस पर क्या है, आपने क्या कर सकते हैं, सिफारिश लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो आप कब कर सकते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पे बच जाता है। तो कब कर सकते हैं, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको विदिन 3 मंथ्स घटना के 3 महीने के अंतर क्या है, आपको क्या है ये शिकायत दर्ज करानी होगी। अगर आप तब इसके बाद कराते हैं तो वो क्या है, वो मान्य नहीं होगी। शिकायत क्या होनी चाहिए, लिखित होनी चाहिए, पहली चीज ये रिटर्न में होनी चाहिए, ये नहीं कि आपने मौखिक रूप से दे दिया, ठीक है। और इस तरह की कोई भी शिकायतें आती हैं तो ऐसा नहीं कि उसमें कि आपको पैसा लेन देन करके शिकायतों का समाधान नहीं हो सकता, ठीक है। तो पैसों के द्वारा उसमें लेन देन करके शिकायत को निपटाया नहीं जाएगा, पैसे के लेन देन से शिकायत का निपटारा नहीं होगा। क्यों, अगर सपोज करिए ये सब शुरू हो जाए तो बहुत सारे फेक एलिगेशंस भी लगने नहीं लगेंगे, ठीक है। पैसे के लेन देन से शिकायत का निपटारा नहीं होगा, ठीक है। और जो भी जांच कमेटी होगी, जो भी सारी प्रक्रिया को जांच कर रही होगी, वो क्या करेगी, 90 दिन में जांच प्रक्रिया क्या करेगी, कंप्लीट कर लेगी। जांच प्रक्रिया 90 दिन में पूर्ण करना ही होगा उसको, ठीक है। ये हो गई मोटा माटी बात, किससे संबंधित, जो कि कार्यालय पर महिलाओं को उत्पीड़न से संबंधित है। और ये किसके बाद आता है, उस जो विशाखा गाइडलाइंस, उसके बाद ये चीज़ आती है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग चलते हैं आगे और कुछ देखते हैं। अगला चीज़ है जिसके बारे में हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो किससे संबंधित है, वो है दोस्तों लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम। ये कब आता है, 2014 में, ठीक है। आपको पता है इससे पहले क्या है, 2012 में बहुत सारे प्रदर्शन हो चुके होते हैं। अन्ना हजारे आप लोगों ने नाम सुन ही रखा होगा, ठीक है। 1 जनवरी 2014 को इसको क्या है, मंजूरी मिल गई है, किसकी, प्रेसिडेंट की मिल गई थी। पर आज भी क्या सही से वर्किंग है क्या, तो नहीं, अभी भी सही से काम नहीं करता है, ठीक है। लोकपाल क्या माना गया है, जनता का रक्षक होगा और जनता के सवालों को ये एड्रेस करने का प्रयास करेंगे। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है दोस्तों, अगर बात की जाए तो शुरुआत होती है 1966 में, एक संतानम समिति का गठन किया जाता है। तो संतानम समिति क्या करती है, क्या कहती है कि क्या है, एक लोकपाल की नियुक्ति की जाए जो कि विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचारों के क्या है, निवारण में कोशिश की जाए। इसके बाद जो ARC आती है उसमें क्या है, उसमें भी कहा जाता है कि लोकपाल गठन की सिफारिश केंद्र को दी जाती है 1966 वाले में, केंद्र को सिफारिश, ठीक है। इसके बाद क्या है कि अगर बात की जाए लोकपाल सबसे पहले कहाँ पे आया था, तो आपका जो स्कैंडिनेविया वगैरह देश है वहाँ पर स्वीडन में 1809 में सबसे पहले ओम्बुड्समैन की स्थापना हो जाती है, ठीक है, लोकपाल, ठीक है। तो ये लोकपाल कहाँ पे होता है, लोकपाल आपका होता है सेंटर पे और लोकायुक्त होता है आपका स्टेट में।
आप लोग बताइएगा यूपी के इस समय लोकायुक्त कौन है या नहीं है? ठीक है। अगर केंद्रपाल में केंद्र में लोकपाल जो होगा आपका, उसका गठन कैसा होगा? उसमें एक प्रेसिडेंट होगा प्लस 8 मेंबर मिलके किसका गठन होगा, जिसमें आपके जो 50% लोग जो होंगे वो किससे आएंगे? न्यायिक क्षेत्र से आएंगे। ठीक है, जिनको न्यायिक अनुभव होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? 50% जो ये लोगों में से 50% न्यायिक क्षेत्र से होंगे। अब इन टोटल 9 में से 50% कहाँ से आएंगे? SC ST और OBC से होंगे। पहली बात तो ये भी होगी, प्लस माइनॉरिटी भी आ जाएंगे, प्लस वुमेन भी आपके इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये सब चीज़ों का देखा जाएगा। ठीक है, अब बात की जाए इनका चयन कैसे होगा। इनकी चयन क्या है? 5 मेंबर की एक कमेटी होगी, उनमें कौन कौन होगा? ये लोकपाल का चयन कैसे होगा, जिसके लेकर काफ़ी विवाद भी रहता है। ठीक है, PM होगा उसमें। ठीक है, इसमें आपके स्पीकर होंगे। स्पीकर कहाँ पे होते हैं पता होना चाहिए आपको। ठीक है, और LOP होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। ठीक है, प्लस CGI होगा। CGI कौन होगा? जो भी हो उस समय या उसके द्वारा कोई नामित व्यक्ति हो सकता है। और प्लस जो प्रेसिडेंट है उसके द्वारा कोई मनोनीत कोई है प्रख्यात न्यायविद हो सकता है। प्रेसिडेंट द्वारा नामित कोई क्या हो सकता है? प्रख्यात न्यायविद इसका हिस्सा हो सकता है। ठीक है, तो चयन में कितने लोग होते हैं? 5 लोग क्या है लोकपाल की नियुक्ति की चयन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। CGI या उसके द्वारा नामित कोई व्यक्ति। नामित कोई व्यक्ति से मतलब नामित कोई जज, ठीक है, उसके जो सब हो सकते हैं। ठीक है, ये इस पूरी चयन प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट जो चीज़ें तो वो हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया। ठीक है, इसी समय क्योंकि क्या है कि अब लोकपाल तो आ गया, अब इसी कोई शिकायत करता है तो उस समय क्या है कि जो सूचना देने वाले होते हैं उनके लिए भी कुछ क्या है प्रोटेक्शन की बात होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए क्या है व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट आता है 2014 में, जो अभी तक लागू नहीं हो पाया है। सॉरी, ठीक है, व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 में आता है, जिसका काम क्या है? जो भी गवाह है उसको सुरक्षा देना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, जो हम जिसकी बात करने जा रहे हैं व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट की, इसमें है क्या कि जो झूठी शिकायत और कार्रवाई पर सजा का प्रावधान है। कोई आप झूठी गवाही और सजा मतलब झूठी शिकायत नहीं कर सकते हैं और या गवाही नहीं दे सकते। ये इसकी मोटा माटी बात है। ठीक है, इस पे किसको व्हिसल ब्लोअर से किसको छूट प्राप्त है? इस पे न्यायपालिका को जुडिशरी को आप पूरी छूट प्राप्त है, प्लस SPG जो स्पेशल कमांडो जो वगैरह होते हैं उनको भी इससे छूट प्राप्त है। ठीक है, इसको किस लिए लाया? ये व्हिसल ब्लोअर एक्ट आया है जो पद का दुरुपयोग रोकने के लिए, पद का दुरुपयोग ना हो। बहुत सारे लोग क्या है पद का दुरुपयोग करते हैं, उसको कम करने के लिए ये सारी चीज़ें आते हैं। ठीक है, और इसकी एक लिमिट है, ये नहीं कि आपने आपको कोई चीज़ शिकायत करनी है वो आपने क्या कर दिया बाबा आदम के ज़माने का है, तो इसके लिए क्या है एक लिमिटेशन लगाई गई है कि ये 5 ईयर्स से पुराना मामला ना होना चाहिए। ठीक है, अभी लागू नहीं है क्योंकि ऐसा सरकार की तरफ से जो दलीलें आते हैं कि अभी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्या स्पेशल प्रावधान नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्या हो सकता है? खतरा हो सकता है व्हिसल ब्लोअर्स। ठीक है, बाकी जो भी हो ज्ञान की बातें हैं, सरकार की लागू करने की मंशा होती तब तक ये लागू हो गया होता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इसकी व्हिसल ब्लोअर। इसके बाद काला धन पे एक कानून आता है, काला धन अघोषित विदेशी आय एवं संपत्ति एवं कराधान अधिनियम 2015। लेकिन क्या है अभी तक वो ये भी लागू ढंग से नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो कुछ मैटर नहीं करता। अगला जो मैटर करता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। वो है आपका आधार अधिनियम 2016। ठीक है,
जिसमें 16 मार्च 2019 पे क्या बाद में बदलाव भी होते हैं, सरकार ने कई सारे बदलाव लेके आते हैं, अमेंडमेंट्स भी आते हैं बदलाव। इसका बहुत सारे विरोध भी होता है कि ये वित्त बिल है या नहीं है, सबको बाद में, ठीक है। तो आधार का जो मूल विचार है वो कहाँ से आया था दोस्तों? जब कारगिल की घटना हुई तो उसी समय क्या है कि कई सारे लोगों की मानना था कि कोई एक ऐसा आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए जो कि ये बता सके कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो इसको क्या कर सक कौन जारी वारी करता है? वो क्या है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है, इसको उदय भी बोलते हैं हम लोग। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, ये क्या करता है दोस्तों? ये आपको ये सब आधार संबंधित जो काम होते हैं वही देखता है, ठीक है। आप लोग देखते होंगे उसमें लिखा रहता है, उदय की साइट से ही क्या है, आप लोग उसमें अमेंडमेंट्स वगैरह भी करते हैं। तो ये उदय आधार कार्ड का काम देखता है। उदय की स्थापना कब हुई थी? उदय की स्थापना हुई थी 2009 में, ठीक है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। और ये जो आपका आधार होता है कितने अंकों का होता है? 12 अंकों का होता है। सबसे ये अगर बात की जाए तो इसमें बायोमेट्रिक के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक प्रणाली है। और ये केवल आपको क्या देता है? एक आइडेंटिटी देता है, आईडी देता है, परंतु ये निवास के लिए कोई अधिकार नहीं दे देता आपको, ठीक है। निवास के लिए अधिकार ये नहीं देता है। अगर आपके पास आधार है तो आप निवास के लिए अधिकार मिल गया, नहीं तो हर बांग्लादेशी को क्या है यहाँ पर निवास के लिए अधिकार मिल जाए, ठीक है। और इसको इस एक्ट को जो पेश किया गया था किस बिल के रूप में पेश किया गया था? मनी बिल के रूप में। इसके लेकर क्या है, बहुत सारा बवाल भी था, ठीक है। तो वो हम लोगों को यहाँ पर समझना है, ठीक है। इस पे जो मनी आधार कार्ड में जो खर्चा आता है सरकार को बनाने और इधर उधर भेजने भेजने में, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट में बाद में डिसीजन भी दिया कि बैंक खाता, बैंक अकाउंट प्लस जो मोबाइल के लिए क्या है आधार आधार चिल्लाते रहते थे, वो क्या है कंपलसरी नहीं है, लेकिन अब फिर भी माना जाता है। तो आधार, लेकिन आधार को पैन से लिंक कराना क्या है? नेसेसरी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि बात की गई सरकार की तरफ से, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हैं जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसके बीच में एक रेरा भी आता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन रेरा क्या है, कब आता है, ये हमें पता होना चाहिए। रेरा आता है आपका 2016 में, ठीक है, जो कि रियल एस्टेट से संबंधित है, विनियमन एंड उसका विकास से संबंधित है, ठीक है। इसके द्वारा क्या किया गया? रेरा के द्वारा सरकार ने बताया कि इसके द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। और ये फास्ट ट्रैक कोर्ट जो इस तरह के जो रियल एस्टेट से संबंधित मुद्दे होंगे तो उनको क्या करेंगे, जल्दी से सुनेंगे और उनको जल्दी से निपटान करेंगे। इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्टों की बात की गई, ठीक है। आप सपोज करिए कि सर जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो प्रोजेक्ट शुरू होने के साथ क्या कंपनियां बहुत सारा पैसा मांगती है शुरुआत में। तो जो प्रोजेक्ट के लिए सरकार वो कंपनियां पैसा लेंगी, उसका जो 70% पैसा होगा, रेरा कानून क्या करता है, उसको अलग बैंक अकाउंट में रखना होगा और उसका इस्तेमाल आप किसके लिए कर सकते हैं? केवल निर्माण के लिए कर सकते हैं, ठीक है। निर्माण के लिए ही उसका प्रोजेक्ट के जो 70% पैसा होगा किसी अदर खाते में रखना होगा। और जो प्राधिकरण कोई भी चीज़ डिसीजन करता है, अगर आप उसकी अवहेलना करते हैं तो आपको क्या हो जाएगी, 3 साल की जेल हो सकती है, ठीक है। प्लस जो जुर्माना वगैरह हो जाए वो आपका बोनस है, ठीक है। और अगर एजेंट और जो उपभोक्ता होगा उसको भी 1 वर्ष की सजा का इसमें प्रावधान है, ठीक है। इसका ये किस लिए आया है? ये क्या करेगा, जो कि बिजनेस है उसको व्यावसायिकता को बढ़ावा देगा, गुणवत्ता को सुनिश्चित करेगा, मानव का निर्धारीकरण, मानकों का क्या करेगा, स्टैंडर्डाइजेशन करेगा, निर्धारीकरण करेगा, भ्रष्टाचार की रोकथाम में सहायक होगा, विश्वास का माहौल बनेगा, उपभोक्ता और बिल्डर्स के बीच क्या है, एक बेहतर माहौल की स्थापना होगी। किसके द्वारा? यही रेरा एक्ट के द्वारा। तो इसके द्वारा बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून है, वो है द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, RTI जिसको कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। अभी हाल फिलहाल में बदलाव जो हुए तो बहुत सारे लोगों ने बवाल भी काट रखा था, किससे क्या है सरकार
अपने अधिकारों को छुपाना चाहती है, मतलब क्या है, बढ़ाना चाहती है। सूचना का अधिकार अधिनियम, इसका डेट तो आपको हर 2-3 एग्जाम के बाद एक महीने कहीं ना कहीं मिल जाता है, मेंस के लिए भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। सूचना का अधिकार अधिनियम, सॉरी, सूचना का अधिकार कब आता है दोस्तों? ये आपका आता है 2005 में, ठीक है, द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसका इस्तेमाल ये लागू कब से हुआ? डेट बिल्कुल याद रख लीजिएगा अगर आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो। ये लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 को, ठीक है। इसने कहा क्या कि ये क्या करेगा, जो भी सार्वजनिक प्राधिकरण है, सार्वजनिक मतलब गवर्नमेंट है, उनमें क्या करेगा, कामकाज में क्या करेगा, पारदर्शिता लाएगा। सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता लाने का काम करेगा। सार्वजनिक कामकाज में पारदर्शिता आएगी। इसके बाद, इसी के बाद, ठीक है। और क्या करेगा ये, भ्रष्टाचार में क्या करेगा, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम करेगा। क्या? ये द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ठीक है दोस्तों। और ये क्या करेगा, जो भी गवर्नमेंट है उसको क्या है, सरकार नागरिकों के लिए क्या करेगा, अधिक जवाबदेह बनाया जाएगा, ठीक है। सरकारी तंत्र अधिक जवाबदेह होगा, किसके लिए? वो अधिक जवाबदेह होगा जनता के लिए, ठीक है। इसमें क्या है कि द्विस्तरीय आप मतलब अपीली तंत्र बनाया गया, ठीक है। और इसमें क्या किया गया कि इसको जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था 1923 का, अंग्रेजों के जमाने का जो चला आ रहा था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, उसके ऊपर इसको क्या कर दिया गया, तहरीर दी गई। अब ये उससे ऊपर आएगा, जो द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, आरटीआई इज, सॉरी, आरटीआई क्या है, को ज़्यादा पावर है, ठीक है। और ये क्या कर सकता है, अब आपको अपनी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। और इनके अंतर्गत सरकारी तंत्र में क्या है, वो एनजीओ भी शामिल हैं जो सरकार से फंडिंग ले रहे हैं, सरकारी फंडिंग वाले। सपोज करिए आप सरकार से पैसा तो ले रहे हैं, लेकिन क्या है, आप इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, पता नहीं पैसा कहाँ कर रहे हैं, तो उनसे क्या है, इन्फॉर्मेशन मांगी जा सकती है, ठीक है। और हाल फिलहाल में एक निर्णय आया था जिसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जो सीजीआई का ऑफिस है, वो भी क्या है, इसी का अंतर आएगा, इसके अंतर्गत आरटीआई के अंतर्गत आएगा, ठीक है दोस्तों। और आरटीआई के लिए क्या एक फीस वगैरह के क्या प्रावधान है, बहुत छोटी कई चीज़ों के लिए, सबके लिए अलग अलग थोड़ी थोड़ी फीस होती है, लेकिन जो एसटी और अगर आप बीपीएल हैं तो क्या हो, उसके लिए फीस माफ है, ठीक है। लेकिन आप अगर आप एससी एसटी बीपीएल हैं तो उसके लिए क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले आदमी हैं, तो आपको क्या है, अपना प्रमाण पत्र देना होगा। लेकिन 2019 में एक बदलाव भी हुआ, इसमें बदलाव क्या हुआ है, इसलिए और इम्पोर्टेंट हो गया है कि जो उसका मुक्त होगा, मुख्य सूचना आयुक्त होगा, और उसके जो आदर्श आयुक्त होंगे, उनके वेतन भत्ते कौन व सेवा शर्तें कौन निर्धारित करेगा? सेवा शर्तें कौन निर्धारित कर सकता है? वेतन भत्ते और सेवा शर्तें सेंटर निर्धारित कर सकता है। इसको लेकर काफ़ी हो हल्ला भी हुआ, लेकिन सरकार को करना तो अपने ही मन का, तो उसने अपने मन का किया भी, ठीक है दोस्तों। तो ये था किससे संबंधित, ये था आपका द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ठीक है दोस्तों।